मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अब नीतीश कुमार के इस्तीफे पर जेडीयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी भावुक हो गए, जबकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि उनका जो कार्यकाल है वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को ठगा है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। सेवा में सभापति बिहार विधान परिषद महाशय, मैं इसके द्वारा तिथि 30 मार्च 2026 से सदन में अपने स्थान का त्याग पत्र देता हूं। आपका विश्वसनीय नीतीश कुमार। और इसी पत्र के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बिहार विधान परिषद में 20 साल लंबे सफर पर विराम लग गया। बड़ा ही अब हम लोग का चूंकि बहुत दिनों से बड़ा ही अच्छा संबंध रहा है और इसको हम लोग निभाते आ रहे हैं, तो उनके जाने से तो सब पूरा बिहार दुखी है। 20 साल तक बिहार की जनता की सेवा और राज्य के विकास को रफ्तार देने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर केंद्र की राजनीति का रुख किया है। 16 मार्च को राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद संवैधानिक प्रावधान के तहत 14 दिन के भीतर पहले सदन से इस्तीफा देना होता है। 30 मार्च दिन सोमवार को नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आज अपना त्याग पत्र यहाँ पर भेजा और हम लोग सभापति से मिलने आए थे। अब नीतीश कुमार के विधान परिषद से इस्तीफे पर कहीं गम तो कहीं सियासत देखने को मिल रही है। नीतीश कुमार के इस्तीफे पर जेडीयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी बेहद भावुक नजर आए। वगैरह करेगा, सबको करेगा, पूरे बिहार को करेगा। नीतीश कुमार का काम करने का तरीका। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार का कार्यकाल स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। उनका कार्यकाल एज ए मुख्यमंत्री, एज ए विधायक एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। नीतीश कुमार जी का भी, नीतीश कुमार ने एक बड़ी लकीर खींची है बिहार के स्वर्णिम बिहार का, सभ्य समाज का विकास। जबकि आरजेडी नेता और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को इसमें भी राजनीति नजर आ रही है। नीतीश कुमार के इस्तीफे पर तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को ठगा है। एक बात तो तय हो गया कि नीतीश कुमार जी को बीजेपी ने ठगा है। खैर, सियासत अपनी जगह है, लेकिन नीतीश कुमार एक बार फिर 21 साल बाद राज्यसभा के रास्ते केंद्र की राजनीति में लौट रहे हैं। नवंबर 2005 में केंद्र की राजनीति छोड़कर लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और 2006 में विधान परिषद के सदस्य चुने गए थे। तब से वे लगातार एमएलसी थे और सीएम के रूप में बिहार की सेवा करते आ रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, आनंद अमृतराज और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो नीतीश कुमार ने विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया है। अब उनके इस्तीफे के बाद बिहार में कहीं गम है, यानी कोई दुखी है, तो कहीं सियासत भी हो रही है। अब हम आपको एक एक करके पूरी खबर समझाते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विधान परिषद से इस्तीफे के बाद अभी कहां गम और कहां राजनीति दिख रही है। देखिए, नीतीश कुमार की संसदीय राजनीति को अगर आप समझें तो उसे आप ऐसे समझिए कि नीतीश कुमार देश के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जो संसद और विधानमंडल के यानी कि चारों सदनों के सदस्य बन गए हैं। नीतीश कुमार की संसदीय राजनीति विधानसभा से शुरू हुई थी। 1985 में पहला विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार ने जीता था और फिर 1989 में नीतीश कुमार लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद में पहुंच गए। उसके ठीक बाद जब 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने तो बिहार विधान परिषद की सदस्यता नीतीश कुमार ने ली और अब इसी 16 मार्च को नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए हैं। अब नीतीश कुमार कब
सदन के सदस्य रहे हैं, इसे समझिए। तो इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले उनके शुरुआती दिनों को समझना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे पहले 2 बार विधायक बने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1985 और 1995 में विधायक बने। उसके बाद लोकसभा के सांसद भी रहे। नीतीश कुमार 6 बार लोकसभा के सांसद रहे। पहली बार 1989 में, 1991, 1996, साल 1998, साल 1999 और साल 2004 में। 4 बार नीतीश कुमार विधान परिषद के सदस्य यानी कि एमएलसी भी रहे। 2006 में, 2012 में, साल 2018 में और साल 2024 में। अब पहली बार नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं, यानी कि साल 2026 में नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। नीतीश कुमार ने कब कब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, अब आप ये भी जान लीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार का एक लंबा कार्यकाल रहा है। 3 मार्च 2000 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहली बार सदस्यता शपथ ग्रहण जो है वो मुख्यमंत्री के तौर पर की थी। उसके बाद 24 नवंबर 2005 को दूसरी बार शपथ ग्रहण की। 26 नवंबर 2010 को सीएम पद की शपथ ली। 22 फरवरी 2015 को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। 20 नवंबर 2015 जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उसके बाद की तारीख आती है 26 जुलाई 2017 की और 16 नवंबर 2020 जब सीएम पद की शपथ ली। फिर 10 अगस्त 2022 जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इसके बाद 28 जनवरी 2024 जब उन्होंने सीएम पद की शपथ ली और 20 नवंबर 2025 जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आज अगर नीतीश कुमार एमएलसी पद से इस्तीफे पर लोग दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं और कई लोग मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार छोड़कर ना जाएं। वो यूं ही नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए पिछले 20 साल में बहुत कुछ किया है। तो आइए अब समझते हैं नीतीश कुमार की बड़ी उपलब्धियां क्या क्या रही हैं। तो बिहार को जंगल राज से निकालकर कानून राज में नीतीश कुमार ने बदला है और यही वजह रही कि नीतीश कुमार बिहार में सुशासन बाबू कहलाए। यही नहीं, सड़क और पुलों का पूरे बिहार में जाल बिछाया है। जहां से दूरी कम हो गई है, बिहार में किसी भी जगह से आप राजधानी पटना 5 घंटे में पहुंच सकते हैं। हर घर तक बिजली पहुंचाई है, हर घर तक नल का जल पहुंचाया है, शौचालय का निर्माण कराया गया है। 2016 में महिलाओं के कहने पर बिहार में पूर्ण शराबबंदी भी नीतीश कुमार ने की। और अगर हम महिलाओं की बात करें तो बालिका साइकिल योजना उन्होंने शुरुआत की। अति पिछड़ा महादलित को पहचान दिलाने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। महिला आरक्षण का बड़ा फैसला भी सीएम नीतीश कुमार ने ही लिया, जिसमें पंचायत निकाय में, सरकारी नौकरी में दोनों ही जगह उन्हें आरक्षण दिए गए। पंचायत निकाय में 50% का आरक्षण है और इसके साथ ही सरकारी नौकरी में 35% का आरक्षण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के उत्थान के लिए महिलाओं को दिया है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फेसबुक पोस्ट के जरिए सरकार पर निशाना साधा है। अब तेजस्वी यादव ने फ्री बिजली को जनता की आंखों में धूल झोंकना बताया है और कहा कि अलग अलग समय पर अलग अलग बिजली का रेट तय करके सरकार 4 महीने में ही लोगों को लूटने लगी है। तेजस्वी यादव के आरोप पर एनडीए नेताओं ने भी पलटवार किया है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। ये केवल और केवल ठगों की सरकार है। बिहार में एक बार फिर बिजली पर सियासत शुरू हो गई है। मामला बिजली की किल्लत का नहीं बल्कि फ्री यूनिट पर सियासी फसाद का है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर लोगों से वादा खिलाफी और धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया फेसबुक पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने 125 यूनिट फ्री बिजली को जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला बताया है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि सरकार ने अलग अलग टाइम के हिसाब से बिजली का नया दर तय कर दिया है। जैसे शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक सर्वाधिक खपत वाले 6 घंटे के लिए बिजली का दर 8 रुपये 10 पैसे प्रति यूनिट तय किया गया है,
जबकि रात 11 बजे के बाद सुबह 9 बजे तक यानी इस 10 घंटे में बिजली का दर 7 रुपये 10 पैसे होगा और बाकी समय यानी सुबह 9 बजे के बाद से शाम 5 बजे तक 8 घंटे बिजली का दर सबसे कम 5 रुपये 94 पैसे प्रति यूनिट होगा। 4 महीने में ही सरकार ने जनता को लूटने का नया प्लान बना लिया है। अब जो है बिजली की दरों जो है और जो है बढ़ाई गई, यानी ये केवल अब केवल ठगों की सरकार है। तेजस्वी के इसी पोस्ट पर अब सियासत शुरू हो गई है। नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आज भी बिहार में 125 यूनिट फ्री है और किसानों को मात्र 55 पैसे प्रति यूनिट बिजली दिया जा रहा है। बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर झूठ और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। जो व्यक्ति खुद 15 साल के जंगल राज और भ्रष्टाचार की विरासत को लेकर चलता है, वो आज सुशासन पर सवाल उठा रहा है। तो आरजेडी कांग्रेस के नेता तेजस्वी यादव के आरोपों को दोहराने में लगे हैं। और धृष्टता देखिए, दुष्टता देखिए। लोगों के पास खाना बनाने के लिए गैस नहीं है तो इंडक्शन लोगों ने खरीदा, तो बिजली की कीमत 20% इन लोगों ने बढ़ा दी। कैसे दुष्ट लोग हैं। फिलहाल बिहार सरकार राज्य में 125 यूनिट फ्री बिजली दे रही है। बिहार सरकार का हर साल करीब 19,000 से 20,000 करोड़ रुपए बिजली की सब्सिडी पर खर्च होता है। हाल ही में सरकार ने अलग अलग समय पर बिजली का अलग अलग रेट तय किया है, ये कहते हुए कि इससे लोग बिजली बचाना सीख जाएंगे। अब इसी फैसले पर सियासत तेज हो गई है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अब बिजली बिल को लेकर के अब देखिए सियासत शुरू हो गई है बिहार में। क्या है पूरी खबर, आपको अच्छे से समझाते हैं। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार सरकार फ्री बिजली के नाम पर लोगों को धोखा दे रही है। वहीं तेजस्वी यादव के आरोप पर एनडीए की ओर से पलटवार किया गया। जैसे ही तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया तो एनडीए की तरफ से भी इसका जवाब आना शुरू हो गया और कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव लोगों के बीच भ्रम फैला रहे हैं। अब आप खबर तो समझिए। तेजस्वी यादव ने आरोप क्या लगाया, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि नए बिजली रेट के जरिए सरकार लोगों को धोखा दे रही है। यानी कि बिहार में जो नया बिजली दर लागू हुआ है उसके मुताबिक आपको बता दें कि शाम 5 बजे से रात के 11 बजे तक 8 रुपए 21 पैसे प्रति यूनिट बिजली का बिल देना होगा, जबकि रात 11 बजे से लेकर के सुबह के 9 बजे तक 7 रुपए 10 पैसे प्रति यूनिट बिजली का दर है। वहीं सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक बिजली का रेट सबसे कम 5 रुपए 94 पैसे है। तेजस्वी यादव का यह कहना है कि शाम में 6 घंटे सबसे ज्यादा खपत होती है और शाम के समय ही सबसे ज्यादा महंगी बिजली दी जा रही है, जो आम लोगों के साथ धोखा है। हालांकि सरकार ने समय के अनुसार बिजली का रेट तय करने के पीछे बिजली का सही से उपयोग और बिजली की बचत को बताया है। लेकिन अब जबकि बिजली की बात हो ही रही है तो आपके लिए समझना जरूरी है कि बिहार सरकार हर साल बिजली की सब्सिडी पर कितना खर्च करती है। तो आपको बता दें वो रकम है 19,000 से लेकर के 20,000 करोड़ रुपए। अब कैसे साल दर साल सब्सिडी बढ़ती गई उसको भी समझते हैं। अगर शुरुआत करें साल 2022 और 23 की तो करीब 8,895 करोड़ रुपए सब्सिडी दी जाती रही थी। फिर साल 2023 से 24 के बीच में ये आंकड़ा बढ़ा और करीब 13,114 करोड़ रुपए सब्सिडी दी जाने लगी। साल 2024 से 2025 के बीच में करीब 15,343 करोड़ रुपए सरकार ने सब्सिडी देनी बिजली पर शुरू की। साल 2025 से 2026 के बीच में 15,995 करोड़ रुपए मंजूर किए गए, यानी इतना मंजूर हो गया है। अब बिजली पर सब्सिडी देखिए, पहले से ही आपको बता दें कि सरकार ने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी है और इसके साथ साथ पहले से सरकार 15,000 से 16,000 करोड़ तक का सब्सिडी लोगों को दे रही है और साथ ही साथ 125 यूनिट बिजली जो है लोगों को फ्री में मिल रहा है, यानी 3,375 से लेकर के 3,800 करोड़ रुपए, यानी कि दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो करीब करीब 19,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में ये आंकड़ा पहुंचता है। यानी इतना सरकार जो है बिजली पर खर्च कर रही है ताकि आम लोगों को सुविधा हो। अब आप खबर तो समझिए,
बिजली सब्सिडी का क्या असर हुआ? तो सकारात्मक असर अगर हम इसकी बात करें तो लोगों के बिजली बिल कम हुए, किसानों को सस्ती बिजली मिलनी शुरू हुई और राजनीतिक समर्थन भी बढ़ा। अब आप खबर तो समझिए, बिजली सब्सिडी का असर जो नकारात्मक है वो आप समझिए। तो सरकार के खजाने पर भारी वित्तीय दबाव बढ़ा है, टैक्स का बड़ा हिस्सा बिजली पर खर्च हो रहा है, राजस्व खर्च का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खर्च हो रहा है बिजली पर, विकास और निवेश पर इसका असर पड़ रहा है। हालांकि सरकार ने यह नया फैसला अब लिया है, अब इस नए फैसले को लेकर के राजनीति जारी है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। नक्सल मुक्त भारत को लेकर केंद्र सरकार के प्रयासों पर लोकसभा में चर्चा हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन और नक्सलवाद पर पूरी जानकारी के साथ आंकड़े भी पेश किए हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। ऐसा बोल सकता हूं, धड़ल्ले से बोल सकता हूं कि हम नक्सल मुक्त हो गए हैं, ऐसा कहने में कोई तकलीफ नहीं। 31 मार्च 2026 यही है सरकार की ओर से तय नक्सल मुक्त भारत की डेडलाइन। 31 मार्च से एक दिन पहले 30 मार्च को लोकसभा में देश की आंतरिक सुरक्षा के एक नए अध्याय की गूंज सुनाई दी। गृह मंत्री अमित शाह ने सदन के पटल पर नक्सल मुक्त भारत का वो रिपोर्ट कार्ड रखा जिसका इंतजार दशकों से था। अब देश का रेड जोन कहे जाने वाले इन इलाकों में हिंसा और मौतों के ग्राफ में 90% तक की गिरावट बता रही है कि रणनीति सटीक रही है। बस्तर से नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है। बस्तर के अंदर हर गांव में एक स्कूल बनाने की मुहिम चली। बस्तर के अंदर हर गांव में राशन की दुकान खोलने की मुहिम चली। केंद्र सरकार ने इस जंग को सिर्फ गोलियों से नहीं बल्कि विकास की इबारत से भी जीता है। जहां की हवा में कभी बारूदी महक रहती थी, आज उस बस्तर के जगदलपुर में 240 बेड का अत्याधुनिक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खड़ा है। यही नहीं, विकास की बयार अब दूर दराज के घरों तक पहुंच रही है। बैंकिंग, शिक्षा और डिजिटल कनेक्टिविटी ने उन गांवों को मुख्य धारा से जोड़ दिया है जो दशकों से अंधेरे में थे। बस्तर में बढ़ा हुआ वोटिंग प्रतिशत इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि अब लोगों का भरोसा गोली पर नहीं बल्कि लोकतंत्र पर है। और जस्टिफाई जो करे उनको मैं कहना चाहता हूं, वो समय चला गया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो हथियार उठाएगा उसको हिसाब चुकाएगा। सरकार का दावा है कि सुरक्षा और विकास के इस डबल अटैक ने नक्सलवाद की कमर तोड़ दी है। मंगलवार को 31 मार्च है, वो तारीख जब भारत नक्सलवाद के खात्मे का इतिहास लिखने जा रहा है। दशकों पुराना ये नासूर अब अपनी अंतिम सांसें ले रहा है और देश एक नई और सुरक्षित सुबह की ओर कदम बढ़ा रहा है। प्योर रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो नक्सलवाद पर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी रिपोर्ट काट रखी है। क्या कुछ कार्रवाई हुई और कितनी सफलता मिली है, अब आप खबर तो समझिए। नक्सल मुक्त भारत की डेडलाइन जो है 31 मार्च 2026 रखी गई और उससे ठीक एक दिन पहले आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी बातें रखी। खबर तो समझिए। नक्सल मुक्त भारत पर लोकसभा में चर्चा हुई जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। अमित शाह ने जो रिपोर्ट कार्ड पेश किया उसमें क्या कहा, अब आपको ये बताते हैं। जिसमें उन्होंने कहा कि पूरा हो रहा है नक्सल मुक्त भारत का संकल्प जो हमने लिया था उसे पूरा कर लिया गया है। 126 जिलों से नक्सलवाद सिमट चुका है। 90% नक्सली हिंसा में कमी आई है, कम हुए हैं। नक्सलियों के गढ़ में अब वोटिंग प्रतिशत बढ़ रहे हैं। जो हथियार उठाएगा उसका हिसाब होगा, ये सख्त संदेश भी दे दिया गया। नक्सलवाद पर कैसे लगाम लगा, आप इसे समझिए। तो इसके लिए कुछ उपाय किए गए, जैसा कि संवाद के जरिए, सुरक्षा के जरिए, समन्वय के जरिए और कार्रवाई भी की गई। नक्सलवाद पर लगाम को आप ऐसे भी समझिए कि जमीनी ऑपरेशन जो है वो चलाई गई, जिसके बाद सरेंडर की पॉलिसी भी लाई गई कि वैसे नक्सली जो चाहते हैं सरेंडर करना वो सरेंडर कर सकते हैं और प्रभावित क्षेत्रों में विकास को बढ़ाया गया। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं वो भी आप जान लीजिए। तो इसमें 9300 से ज्यादा नए स्कूल खोले गए,
17,500 किलोमीटर नई सड़कें बनाई गईं, 9,000 मोबाइल टावर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगाए गए, 6,000 से ज्यादा नए बैंक ब्रांच और पोस्ट ऑफिस ओपन किए गए। यही नहीं, एकलव्य और केंद्रीय विद्यालयों का विस्तार भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में किया गया ताकि लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़े, ना कि बंदूक उठाएं। बढ़ते आगे और अब बात अगली खबर की। नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले में कोर्ट का रुख सख्त हो गया है। कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान सीबीआई से अब तक की जांच रिपोर्ट तलब कर ली, तो सीबीआई ने कोर्ट से 1 हफ्ते का वक्त मांगा। की मौत मामले में कोर्ट का रुख सख्त होता जा रहा है। संवेदना की मौत मामले में सीबीआई कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने सीबीआई से अब तक की जांच रिपोर्ट को तलब कर लिया। कोर्ट ने जांच की पूरी प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। सीबीआई ने रिपोर्ट देने के लिए कोर्ट से 1 हफ्ते का वक्त मांगा है। कोर्ट इस मामले में लगातार सुनवाई कर रहा है। संवेदना के मामले में हॉस्टल संचालक मनीष रंजन को अब तक जमानत नहीं मिली है, तो पीड़ित पक्ष का आरोप है सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया गया है। इस गंभीर मामले में सीबीआई पर भी सुस्ती का आरोप है। इससे पहले रविवार को नीट छात्रा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर पटना में परिजन और सामाजिक संगठन ने धरना दिया। छात्रा की मां ने सरकार और सीबीआई की जांच पर फिर से सवाल उठाए। जगह जगह बेटे की इंसाफ कब मिला। नीट छात्रा संवेदना की मौत की गुत्थी सुलझ नहीं रही। पीड़ित पक्ष लगातार जांच पर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि संवेदना को इंसाफ मिल पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट।